अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब प्राइस में चेंज होता है तो सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं होता, क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज आता है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्राइस के चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी रिस्पॉन्सिव है। तो इसके लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस बात पर डिपेंड करती है कि सेलर कितने फ्लेक्सिबल हैं फॉर द अमाउंट ऑफ गुड दे प्रोड्यूस। जैसे मान लो बात हो रही है सी फेसिंग लैंड की, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट, तो इसकी सप्लाई इनइलास्टिक ही रहेगी। ठीक है। और अगर बात हो रही है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, तो जैसे कि कार्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, टीवी हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, इन सब की सप्लाई इलास्टिक होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज में ओवर टाइम काम करवा के हायर प्राइसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सप्लाई तो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। तो जैसे मान लो अमूल ने दूध का प्राइस बढ़ाकर 57 से 63 कर दिया एंड दूध का प्रोडक्शन बढ़ाकर 9000 से 11000 गैलन पर मंथ हो गया। ठीक है। इधर क्योंकि उनको प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से उनको इंसेंटिव है ज्यादा प्रॉफिट पे बेचने का, तो उन्होंने क्वांटिटी 9000 से 11000 कर दी। तो इसकी अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करूं तो मैं कहूंगा जी चेंज इन क्वांटिटी 2000 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी की बजाय मिड पॉइंट लिया मैंने 10000 इंटू 100। नेक्स्ट में 6 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गई? 2 आ गई, विच मीन्स कि क्वांटिटी डिमांडेड में प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज का डबल होगा। ठीक है। यानी कि अगर 2 का मतलब 2/1 है कि अगर प्राइस में चेंज 1% का आएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई में चेंज जो होगा वो 2 का आएगा। क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज 2 का आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। पहला, आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट कितना बढ़ेगा। ठीक है। एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, ये तो पता है कि जितना आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहोगे, प्रोडक्शन करना चाहोगे, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। बट एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट जितना ज्यादा कम होगा उतना ही प्राइस राइज के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्म्स जो प्रोडक्शन बढ़ाने में इंकरेज होंगी और उतनी सप्लाई जो होगी इलास्टिक होगी। यानी कि सप्लाई इलास्टिक होगी अगर फर्म के पास स्पेयर कैपेसिटी है, वो रॉ मटेरियल जल्दी से प्रोक्योर कर सकती हैं, वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में कितनी जल्दी स्विच कर सकती हैं, ओवर टाइम वर्किंग का एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े, तो उन सभी सिचुएशन में सप्लाई जो होगी इलास्टिक होगी। और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी उतनी सप्लाई जो होगी वो कम इलास्टिक होगी। ठीक है। यानी कि ये बात हो गई एडिशनल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इमीडिएट टाइम पीरियड। इमीडिएट टाइम पीरियड क्या होता है? इमीडिएटली सप्लाई को बढ़ाना ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता एंड अवेलेबल स्टॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग ही वेरी कर सकते हैं। इट मीन सप्लाई इज हाईली इनइलास्टिक। अब जैसे मान लो प्राइस बढ़ गया, मुझे बोला जाए कल तक आपको बढ़ानी, तो कल तक मैं कहां से एडिशनल प्रोडक्शन भी कहां से कर लूंगा? तो फिर तो वही होगा जितना मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, जो मैंने अगले महीने के लिए बेचने के लिए रखी हुई थी ना, वो मैं कहूंगा इसी महीने बेच लो, आगे का बाद में देखा जाएगा। अभी तो बढ़े हुए प्रॉफिट को, बढ़े हुए प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग कमाई जितनी हो सकती है करो ना। ठीक है। ये तो हो गया इमीडिएट टाइम पीरियड। दूसरा टाइम पीरियड होता है शॉर्ट रन। अगर कुछ टाइम बाद की बात करें तो कुछ इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल इंक्रीज किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता, जैसे मशीनरी। तो अगर
मशीनरी हमारे इंक्रीज नहीं हो सकती, बट मशीनरी को ओवर टाइम चलाया जा सकता है। बट रॉ मटेरियल इमीडिएटली तो ये नहीं बोल सकते ना अपने वेंडर को कि आज हर रोज वो 1000 यूनिट्स का भेज रहा था, हमने बोला जी कल से 1500 का भेजना। वो कहते जी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हम एक और नया वेंडर हायर कर सकते हैं जो हमें 500 यूनिट्स देना शुरू कर दे। यानी कि रॉ मटेरियल इंक्रीज किया जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर, बट मशीनरी तो एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती। और तीसरा पीरियड आता है लॉन्ग रन का। तीसरा पीरियड आता है लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन में ना सभी इनपुट जो होते हैं ना बढ़ाने का और नई फर्म के इंडस्ट्री में एंटर होने का सफिशिएंट टाइम होता है। अगर मान लो मुझे ये बोला जाए कि अब तो इस चीज का प्राइस इतना बड़ा ही रहेगा, तो मैं कहूंगा एक की बजाय 2 मशीनें लगा लेते हैं। 6 महीने में नई फैक्ट्री भी मैं लगा सकता हूँ, 1 साल के अंदर मैं नई फैक्ट्री भी खड़ी कर सकता हूँ, और नई फर्म जिनको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा वो नई फर्म जो है मार्केट में आने शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब नई फर्म्स के इंडस्ट्री में आने का और मेरे लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। सो लॉन्ग रन के अंदर जो सप्लाई जो होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेजरमेंट, यानी कि अब वही बात आ गई कि कितनी तरह की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। जैसे इस केस में परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई वेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स 0, यानी कि प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि सी फेसिंग बंगलोज हैं। अब सी फेसिंग बंगलोज जो हैं, जितना बीच के सामने के बंगले हैं, प्राइस ही बढ़ सकता है, उसकी क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, सो इसका जो सप्लाई का होता है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, इसकी इलास्टिसिटी 0 होती है, यानी कि इट इज अनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस में जो मर्जी चेंज कर लो, इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसमें कि इलास्टिसिटी इक्वल्स इंफिनिटी है, जिसमें प्राइस 4 है, इसी पर ही जितनी मर्जी क्वांटिटी सप्लाई करवा लो। अबव 4 से प्राइस किया, क्वांटिटी सप्लाइड इंफिनिटी हो जाएगी, और प्राइस 4 पर जितनी मर्जी आप उनसे क्वांटिटी सप्लाइड करवा लो, और 4 से प्राइस नीचे होते ही जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 0 हो जाएगा। तो 4 से कम में तो हम सप्लाई करेंगे नहीं। 4 पे जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लो, बट 4 से कम में नहीं करेंगे, और 4 से ऊपर सप्लाई इनफाइनाइट है। ठीक, सो इसका जो सप्लाई का होता है हॉरिजॉन्टल सप्लाई का होता है। सो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। तो ग्राफ में गिवन प्राइस पर 4 जो है, सप्लाई की कोई लिमिट नहीं है। 4 से कम प्राइस पर सप्लाई 0 है। 4 से कम प्राइस पर सप्लाई कर्व जो है कहीं दिखता ही नहीं है, इसका मतलब 0 है। 4 से अबव प्राइस पर सप्लाई जो है हमारी क्या है, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट आता है, इसमें वो हो सकते हैं इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, वो सब हो सकते हैं, बट हमें इतना ज्यादा उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। अब हम आते हैं सप्लाई कर्व्स विद डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, जब 2 सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ना, जब 2 सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो ज्यादा स्टीप होगा उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होगी। जो ज्यादा स्टीप होगा उसकी इलास्टिसिटी सप्लाई कम होगी। जैसे S1 इस ग्राफ में, ठीक है, और S2 फ्लैटर है, S2 फ्लैटर है, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो मोर होगी, और जो ज्यादा स्टीप है उसकी इलास्टिसिटी सप्लाई जो होगी वो कम होगी। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो प्राइस P0 था, प्राइस P0 था, जैसे बढ़ के P1 हुआ, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सप्लाइड जो थी Q0 से Q1 हो, जबकि दूसरे केस में Q0 से Q2 हो गया। यानी S1 में क्वांटिटी कम चेंज आया है और S2 में क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया है, तो इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी सप्लाई ज्यादा है, उसकी इलास्टिसिटी सप्लाई कम है। ठीक है, सो अगर मान लो डिमांड कर्व में कोई भी शिफ्ट आता है, ये सप्लाई कर्व से रखे, डिमांड कर्व में कोई भी शिफ्ट आता है तो S2 में प्राइस में कम इंक्रीज होगा और क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आएगा, और S1 में प्राइस ज्यादा बढ़ेगा और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम आएगा। ठीक है,
देखो जैसे, तो जैसे मान लो ये डिमांड कर्व था डी, डिमांड बढ़ के D1 हो गई। तो अब देखो जिसकी इलास्टिसिटी कम थी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो अब डिमांड और सप्लाई इस केस में प्राइस बढ़ के इतना हुआ है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी में चेंज इतना आया है, जबकि इसके केस में प्राइस में चेंज जो है, प्राइस में चेंज इसका कम हुआ है जबकि इसकी क्वांटिटी में चेंज जो है ज्यादा आया है। तो मैं दोबारा बोलता हूं कि अगर प्राइस डिमांड कर्व में कोई भी शिफ्ट आएगा तो S2 में जो प्राइस में कम इंक्रीज होगा, S2 में प्राइस में कम इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। S1 में प्राइस ज्यादा बढ़ेगा और क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आएगा वो कम आएगा। ठीक है, सो इट मींस डिमांड कर्व में शिफ्ट का प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है। ये हमने डिमांड में भी पढ़ा था, जब हमने इलास्टिक डिमांड पढ़ा था तो भी हमने पढ़ा था कि अगर दो डिमांड कर्व दे रखे हैं डिफरेंट इलास्टिसिटी वाले, तो सप्लाई कर्व में शिफ्ट का चेंज जिस डिमांड कर्व की ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उसका चेंज डिफरेंट होगा, जिसकी कम होगी उसका चेंज प्राइस और क्वांटिटी का डिफरेंट होगा। तो सेम चीज हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सप्लाई कर्व अगर डिफरेंट इलास्टिसिटी वाले हैं तो उनकी डिफरेंट इलास्टिसिटी होने से डिमांड कर्व में शिफ्ट का चेंज प्राइस और क्वांटिटी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व स्टार्टिंग at origin will have elasticity equal to 1 throughout its length whatever the slope is। चलो क्या मतलब है इसका, जो भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है चाहे उसकी जो मर्जी स्लोप हो, ये इतना ज्यादा स्टीप है, ये फ्लैट है, ये और ज्यादा फ्लैट है, जितना मर्जी ज्यादा कोई स्टीप हो, जितना मर्जी ज्यादा कोई फ्लैट हो, इसकी इलास्टिसिटी हर पॉइंट पर 1 होगी। ठीक है, देखो कैसे, देखो जैसे S1 की बात करें, A से B पर जाते हैं, प्राइस कितना था 3 था, प्राइस 3 से हम 6 पे चले गए, क्वांटिटी 1 से 2 हो गई, क्वांटिटी 1 से 2 हो गई। मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से इलास्टिसिटी सप्लाई देखा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4.5, आंसर आया 1, आंसर आया 1। ठीक है, इन द सेम वे अगर S2 में देखें, बिटवीन C एंड D देखें, बिटवीन C एंड D प्राइस 2 से 3 हुआ, क्वांटिटी 2 से 3 हो गई, क्वांटिटी भी 2 से 3 हो गई, इलास्टिसिटी सप्लाई इस केस में भी 1 आ रही है। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2.5। S3 की बात करें, आप E से F जाते हैं, E से F जाते हैं, प्राइस 1 से 2 हो गया, प्राइस 1 से 2 हो गया और क्वांटिटी जो है हमारी 2 से 4 हो गई, क्वांटिटी 2 से 4 हो गई। इलास्टिसिटी सप्लाई निकालोगे तो 1 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3, आंसर तब भी 1 आ रहा है। तो हमने देखा कि इट इज नॉट द स्लोप ऑफ कर्व दैट डिटरमिन्स इट्स इलास्टिसिटी बट द प्रोपोर्शनेट चेंज। ठीक है, सो बाकी सप्लाई कर्व जो ओरिजिन से पास नहीं करते उनकी इलास्टिसिटी विल वेरी अलोंग देयर लेंथ, एंड इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम इलास्टिक डिमांड की तरह ही आर्क मेथड या पॉइंट मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बट जो भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा, जो भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा उसकी इलास्टिसिटी हमेशा 1 ही आएगी, चाहे आप जिस मर्जी पॉइंट पर कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर देखें हम तो एनी सप्लाई कर्व व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन विल हैव इक्वेशन लाइक, देखो नॉर्मली क्या होता है, Q इज इक्वल टू A प्लस BP होती है सप्लाई कर्व की इक्वेशन। ठीक है, बट इसमें Q इज इक्वल टू BP सिर्फ होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो Y इंटरसेप्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब अगर Q इज इक्वल टू BP हमारा सप्लाई कर्व है, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर मैं निकालता हूं पॉइंट मेथड से तो P बाय Q इंटू DQ बाय DP,
ठीक है। तो P इज P, Q इज A प्लस BP, ठीक है, इनटू A प्लस BP नहीं सॉरी BP इनटू DQ बाई DP, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा BP, तो ऊपर भी BP नीचे भी BP, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। सो इट विल ऑलवेज बी यूनिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सीधा एक मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि आपको एक सप्लाई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आपको नहीं बोला कि ओरिजिन से पास कर रहा है, आपको बस ये देखना है कि, और पूछा है कि इसकी इलास्टिसिटी विदाउट कैलकुलेटिंग बताओ इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि P को 0 पुट करके क्या क्वांटिटी 0 आ रही है। अगर P को 0 पुट करके क्वांटिटी 0 आ रही है, इसका मतलब कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी इलास्टिसिटी हमेशा 1 ही होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है, अगर इसका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन तक देख लेते हैं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 5, ये एक सप्लाई कर्व दिया हुआ है, हमें बोला है फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस इज 3। मैथमेटिकल क्वेश्चंस चांसेस कम हैं, बट क्योंकि पॉसिबिलिटी है इस चीज की भी, चांसेस मैंने बोला कि कम है बट नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, कि ये नहीं कि आ ही नहीं सकता, आ सकता है। अगर मैं dx बाई डी कैलकुलेट करूं तो 4p आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर मैं निकालता हूं तो क्या होता है, p बाय x, x इज 2p स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx बाई डी इज 4p। इसमें बस आपको p की वैल्यू पुट p इज इक्वल टू 3, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 36/23। तो अगर आपको पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का क्वेश्चन आता है तो उसमें जनरली क्या होगा, आपको एक फंक्शन दिया होगा सप्लाई फंक्शन, और उसकी आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको होना हम EY से डिनोट करते हैं। Y इज फॉर इनकम, I नहीं होता इनकम के लिए, Y से डिनोट करते हैं। दिस मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कि इनकम में चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग कंज्यूमर की डिमांड में, किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कितना शिफ्ट आएगा, कितना चेंज आएगा, यानी कि दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम ग्रेटर देन 1 आती है, पॉजिटिव तो होगी, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 आती है, विच शोज कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो शेयर ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंट ऑन दिस गुड इंक्रीजेस। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम लेस देन 1 है तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो इसके ऊपर खर्चा किए जाने वाला जो एक प्रपोर्शन है वो कम हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डिमांड कम करेगा, डिमांड तो दोनों केसेस में बढ़नी है, क्योंकि इनकम में चेंज से डिमांड तो बढ़ेगी, ठीक है। बट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है, ऐसे ही होता है कि उसका जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर है ना, वो कितना, वो बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में जब लोगों की इनकम एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स जो होते हैं ना एक्चुअली डिक्रीज कर जाती है। हाँ, कुछ केसेस में जब लोगों की इनकम एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स एक्चुअली डिक्रीज हो जाती है। ऐसे गुड्स को ना हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। जैसे मान लो बस ट्रेवल, जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे पहले बस में धक्के खाते थे, अब होती है चाहे लोन लेके बाइक ले लेते हैं। पहले वो मोटे वाले चावल खाते थे, अब बासमती राइस पर शिफ्ट हो जाएंगे। बस के बदले में, मोटरसाइकिल के बदले में कार यूज करना शुरू कर देते हैं। सो नॉर्मल गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम होती है ना वो पॉजिटिव होती है। नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ इनकम पॉजिटिव होती है, और जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो नेगेटिव होती है। नॉर्मल गुड्स के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
इनकम इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो नेगेटिव होती है। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 300 प्लस y बाय 200 आपको एक दिया है। हमें बोला इलास्टिसिटी इनकम निकालो जब y 300 है। मैंने dx अपॉन dy निकाला, 1 बाय 200 आया। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाय डी वाई, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन proportionate change in income. So y upon x is 300 plus y by 200 into dx by dy is 1 by 200. इसमें y की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दी, तो जो भी मेरा इसमें आंसर आ गया, y 300 है तो 300 अपॉन 200 इंटू 1 अपॉन 300 प्लस 1.5, 300 1.5, जो भी इसको डिवाइड करके आ रहा है। सो 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 301.5, सो 1 बाय 201, ये मेरा इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है। एक इसमें लास्ट चीज रह गई, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बताते हैं? देखो, किसी भी चीज का जो क्वांटिटी में चेंज है उसके अपने प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग तो होता ही होता है, उसके अलावा दूसरी चीजों के प्राइस से भी चेंज होता है। सो इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट टू ए चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर। ठीक है, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज आएगा अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज आता है, वो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी गुड हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जो एक के बदले दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो एक के साथ ही दूसरा इस्तेमाल होता है, जैसे पेट्रोल और गाड़ी। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि सेकेंड प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से फर्स्ट प्रोडक्ट के डिमांड कर्व में कितना शिफ्ट आएगा। हम शिफ्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग आती है। दोबारा बोलता हूं मैं, ये हमें बताता है कि सेकेंड प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से फर्स्ट प्रोडक्ट के डिमांड कर्व में कितना शिफ्ट आएगा। फर्स्ट कर्व के डिमांड में कितना चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट के डिमांड कर्व में कितना शिफ्ट आएगा। हम शिफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, सो क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड को हम EC से डिनोट करते हैं। तो ये बताता कैसे है, निकालता कैसे हम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ से कमोडिटी X अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y, यानी X की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा अगर Y के प्राइस में कुछ चेंज हुआ है तो। ठीक है, अब मान लो X एंड Y जो है सब्स्टिट्यूट है, X एंड Y सब्स्टिट्यूट है, तो प्राइस ऑफ Y अगर बढ़ेगा तो देखो क्वांटिटी ऑफ Y तो ऑब्वियस है कम होगी। अगर क्वांटिटी ऑफ X में क्या इंपैक्ट आएगा, वो बढ़ जाएगी, वो भी सब्स्टिट्यूट है तो एक के बदले में Y के बदले लोगों ने X को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब मल्टीपल चॉइस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है पॉजिटिव है तो वो गुड्स क्या हैं, तो वो गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, अगर X एंड Y कॉम्प्लीमेंट्री हुए, अगर X एंड Y कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो प्राइस ऑफ Y अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ Y तो गिरती है, साथ ही क्वांटिटी ऑफ X भी गिर गई, क्योंकि साथ साथ ही इस्तेमाल होने हैं। तो अगर एक की क्वांटिटी गिरेगी तो दूसरे की भी गिरेगी, तो इसका मतलब इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव आएगी। तो अगर ये बोला जाए कि क्रॉस इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है तो गुड्स क्या हैं, तो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर हम चलो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे इसके आने के चांसेस कम हैं। जैसे मान लो आपको कोई एक डिमांड कर्व दे दिया जाए, डिमांड कर्व है 300 माइनस px का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस py डिवाइड बाय 50
प्लस वाई डिवाइड बाय 20। यानी कि डिमांड अपने प्राइस पर भी डिपेंड करती है, रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस पर डिपेंड भी करती है और इनकम पर भी डिपेंड करती है। फाइंड क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स। प्राइस ऑफ एक्स दिया है 10, प्राइस ऑफ वाई दिया है 15, वाई दिया है 300। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस इलास्टिसिटी एक्स की विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई निकालना चाहता हूं, तो चेंज इन प्राइस ऑफ इनटू चेंज इन एक्स, ये होता है ना पी अपॉन क्यू करते हो, तो यहां पी वाई, क्योंकि प्राइस में चेंज किसका हुआ है, वाई का हुआ है, अपॉन एक्स, एक्स में क्या चेंज आया, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। यहां पर मैंने डेरिवेटिव का साइन ना लिख के पार्शियल डेरिवेटिव का साइन लिखा है, बिकॉज हियर वी हैव मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल है, इसलिए हम इसमें जो डेरिवेटिव करेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। सो पी वाई अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन लिख दे, dx का एक्सप्रेशन लिख दिया, इनटू एक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई, तो बाकी सबका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, बाकी सबको हम कांस्टेंट मानेंगे, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो इसका सिर्फ क्या आ जाएगा 1/50 आ जाएगा। तो इसमें बस आपको क्या करना है, जो भी प्राइस ऑफ वाई दिया है वो पुट कर देना है, प्राइस ऑफ एक्स पुट कर देना है और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारा आंसर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2653। ये हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी आ गई। इनकम इलास्टिसिटी मैंने पहले आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं।